ये बात 19वीं सदी की है। उस दिन भयानक गर्मी थी और सूरज ढलने को था। थार मरुस्थल के रेतीले धुरों के बीच एक किला दुश्मनों से घिरा हुआ था। दुश्मन की विशाल सेना को ये यकीन था कि पिछले 3 महीनों का उनका इंतजार आज खत्म होगा और आज वो किले को तहस नहस करके रख देंगे। दुश्मन की तोपें किले पर गोले बरसाने ही वाली थी, लेकिन अचानक किले की शांत तोपों से गोले बरसने शुरू हो जाते हैं। दुश्मन सेना ये सोचकर हैरान थी कि गोले फटते ही उनके चारों तरफ चांदी के टुकड़े क्यों बिखर जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक गोले बरसते रहे और दुश्मन ये समझ गए कि किले से चांदी के गोले बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी है विश्व के ऐसे इकलौते युद्ध की जिसमें लोगों ने अपनी मातृभूमि के आगे चांदी सोने का मोल भी मिट्टी के बराबर कर दिया। ये युद्ध हुआ था चूरू और बीकानेर रियासत के बीच। अगर आपने ये कहानी नहीं सुनी तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि चांदी के गोले दागने की आखिर जरूरत क्या पड़ी, क्या परिस्थितियां रही होगी उस वक्त, क्या राजा ने ये सब दिखावे के लिए किया या इसके पीछे कोई और वजह थी, ये चांदी किसने और क्यों दी और इस जंग में कौन जीता। इन सभी सवालों के जवाब आपको 2 दिलचस्प कहानियों में मिल जाएंगे जो हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है चूरू जिले को, जो राजस्थान का उत्तरी पूर्वी जिला है। रेत का समंदर और हवा में नमी की कमी होने के कारण यहाँ सर्दियों में भयानक ठंड और गर्मियों में भयानक गर्मी पड़ती है। लेकिन ये गर्मी सिर्फ यहाँ के मौसम में ही नहीं, बल्कि यहाँ के राजाओं के खून में भी थी। राजस्थान के कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये बात 17वीं शताब्दी की है। साल 1694 में चूरू के ठाकुर कुशाल सिंह ने यहाँ पर एक किला बनवाया था। कुशाल सिंह के बाद उनके वंशज चूरू के राजा बने। 19वीं सदी में यहाँ पर ठाकुर शिव सिंह का राज हुआ करता था। कहते हैं कि शिव सिंह अपनी रियासत की प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। जब भी जरूरत पड़ती तो वो जनता की मदद के लिए अपना धन दौलत लुटाने से भी गुरेज नहीं करते थे। उस दौर में चूरू में ऊन का व्यापार भी काफी फल फूल रहा था, इसीलिए यहाँ की जनता भी काफी समृद्ध थी। यहाँ के सेठ साहूकार बड़ी बड़ी हवेलियों में रहा करते थे। चूरू की प्रजा अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी। कहते हैं कि उस दौर में ठाकुर शिव सिंह के पास 200 पैदल और 200 घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन युद्ध के समय सेना की संख्या अचानक से बढ़ जाया करती थी, क्योंकि चूरू के लोग दुश्मन सेना से खुद लोहा लेते थे। राजा भी अच्छे और प्रजा भी समृद्ध, कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था। ऐसे ही खुशहाल रियासतें उस वक्त पड़ोसी राजाओं का निशाना होती थी दोस्तों, और चूरू निशाने पर था बीकानेर रियासत के। कहते हैं कि उस समय बीकानेर की गद्दी पर महाराजा सूरत सिंह का राज था। महाराजा सूरत सिंह और ठाकुर शिवजी सिंह में शुरू से ही अनबन थी, इसीलिए बीकानेर और चूरू में पहले भी 2 बार युद्ध हो चुका था। लेकिन साल 1814 में एक बार फिर इन दोनों रियासतों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि महाराजा सूरत सिंह ने बीकानेर की सेना को चूरू पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। कुछ इतिहासकार इस जंग की अलग वजह भी बताते हैं। उनके मुताबिक ये किला ठाकुर कुशाल सिंह ने 18वीं सदी में बनाया था और वो साल था 1739, और ये युद्ध 1814 में नहीं बल्कि 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान चूरू के ठाकुर शिव सिंह ने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। इस बात से खफा होकर अंग्रेजों ने बीकानेर की सेना को जंग के मैदान में उतारा। बीकानेर की सेना और अंग्रेजों ने मिलकर चूरू को चारों तरफ से घेर लिया था। वजह भले ही 2 हो, लेकिन युद्ध की कहानी एक ही है। चूरू के इतिहास में इस जंग को बयां करते हुए एक दोहा लिखा गया है कि धोरा ऊपर नीमड़ी धोरा ऊपर तोप, चांदी गोला चालता गोरा नाख्या टोप। धोरा यानी कि मिट्टी का टीला। उस दौर में राजस्थान में पानी तो था नहीं, सिर्फ रेत ही रेत थी। इसी रेत के कई कई मीटर ऊंचे टीले हुआ करते थे यहाँ, जिन्हें स्थानीय भाषा में धोरा कहा जाता था। और नीमड़ी चूरू के उस टीले का नाम था जिस पर बीकानेर की सेना ने अपनी तोपें रख रखी थी। कहते हैं कि चूरू का नीमड़ी धोरा उस दौर में यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान था, इसीलिए यहीं पर बीकानेर की सेना ने पड़ाव डालकर शहर को चारों तरफ से घेर लिया। बीकानेर और चूरू दोनों सेनाओं में जमकर युद्ध हुआ। चूरू की तरफ से भी गोले दागे गए
और बीकानेर की सेना की तरफ से भी, लेकिन दोनों सेनाएं ही पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वैसे तो उस दौरान बीकानेर रियासत काफी शक्तिशाली थी और चूरू से बहुत बड़ी थी, लेकिन चूरू का किला 9 बुर्जों वाला एक विशाल किला था जिसे भेदना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए बीकानेर की फौज ने 3 महीनों तक वहीं पर डेरा डाले रखा। बीकानेर की सेना ने ये ठीक वो ही तरीका अपनाया जो अलाउद्दीन की सेना ने चित्तौड़गढ़ को घेरने के लिए अपनाया था। जब बीकानेर की फौज चूरू के किले में नहीं घुस पाई तो चारों तरफ से किले को घेरकर राशन पानी की आपूर्ति रोक दी गई। इतना ही नहीं, इन 3 महीनों में कई बार युद्ध भी हुए, जिसकी वजह से चूरू के पास गोला बारूद भी खत्म हो गया। इस गोला बारूद को बनाने के लिए लोहा चाहिए था, लेकिन लोहा तो खत्म हो चुका था। अब लोहारों ने सुझाव दिया कि चांदी का इस्तेमाल करके भी गोले बनाए जा सकते हैं, लेकिन इतनी चांदी आती कहां से? चूरू की जनता को जब इस बात का पता चला कि उनके राजा को गोले बनाने के लिए चांदी चाहिए, तो सेठ साहूकारों समेत आम प्रजा ने भी अपनी तिजोरियों से चांदी के आभूषण निकाले और ठाकुर शिव सिंह के दरबार में पहुंचा दिए। अपनी प्रजा का प्रेम देखकर ठाकुर शिव सिंह भावुक हो गए। कहते हैं कि उस वक्त लोहार और सुनारों ने मिलकर चांदी के गोले तैयार किए। इधर 3 महीने से किले को घेर कर बैठी बीकानेर और अंग्रेजों की सेना भी थक चुकी थी। उनके पास भी सीमित मात्रा में ही गोला बारूद बचा था। हताश दुश्मन सेना ये चाह रही थी कि जल्द से जल्द युद्ध को खत्म किया जाए। इसीलिए उन्होंने आखिरी बार इस आस में चूरू की सेना पर गोले दागे कि चूरू हार मान ले और समर्पण कर दे। लेकिन दुश्मन सेना की उस वक्त छक्के छूट गए जब चूरू की तोपें चांदी के गोले बरसाने लगी। कहते हैं कि चांदी के गोले बरसते देख दुश्मन दंग रह गए। उनका मनोबल टूट गया और वे समझ नहीं पा रहे थे कि चांदी के गोले बरसाने के बाद अब चूरू की सेना किस तरह से आक्रमण करेगी। इसी से डरकर वो भाग गए। चूरू इस युद्ध में जीत गया, वहीं फिरंगियों और बीकानेर की सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा। एक दोहे में चूरू की इसी जीत का वर्णन करते हुए लिखा गया है, वीको फिको पड़त गयो बण गोरा हमगीर, चांदी गोला चा लिया चूरू री तासीर। चूरू चमक चांदी होयो चांदी गोला दाग, दाग चूरू लाग्यो नहीं गयो बिकाणो भाग। इसका मतलब है कि आज चूरू का मस्तक चांदी की तरह चमक रहा है, क्योंकि हमने चांदी के गोले दाग कर बीकानेर और अंग्रेजी सेना को भगा दिया है और चूरू के दामन पर हार का दाग लगने से बचा लिया। ये जंग दिखाती है दोस्तों कि राजस्थान में ऐसे भी राजा हुए हैं जिनकी प्रजा उन्हें पैसों से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब चूरू जीत गया तो फिर ये बीकानेर का हिस्सा कैसे बना? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इस युद्ध के बाद आखिर हुआ क्या। कहते हैं कि बीकानेर की सेना को वापस लौटता देख महाराजा सूरत सिंह बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने दोगुनी ताकत के साथ बीकानेर की सेना को चूरू की सेना पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। इस बार बीकानेर ने पूरी तैयारी और दोगुनी ताकत के साथ चूरू पर हमला किया। इस हमले में चूरू के ठाकुर शिव सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और चूरू पर अधिकार करके बीकानेर ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। आजादी से पहले तक चूरू बीकानेर रियासत का ही एक हिस्सा था, लेकिन देश आजाद होने के बाद चूरू को एक जिला घोषित कर दिया गया। कहते हैं कि जिस नीमड़ी धुरे पर बीकानेर की तोपें रखी थी, उसे समतल करके मालजी का कमरा नाम की एक शानदार हवेली बना दी गई। लेकिन चूरू के किले की किसी ने भी सुध नहीं ली। आज इंटरनेट पर चूरू के किले की जो तस्वीर सामने आती है वो दरअसल रामगढ़ शेखावाटी का गंगा मंदिर है। तो फिर चूरू का किला कैसा दिखता है? ये देखिए, ऐसा दिखता है चूरू का किला। देखरेख के अभाव में चूरू का किला खंडर में तब्दील हो चुका है। सोचिए, ये तस्वीरें दुनिया के इकलौते ऐसे किले की है जहां से चांदी के गोले दागे गए थे। कोई कह सकता है आज यहाँ पर किले का दरवाजा और एक मंदिर ही बचा है। एक बेमिसाल जंग की कहानी कहने वाले जिस किले को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटकों को आना चाहिए था, वो किला पर्यटन विभाग की बेरुखी के कारण खंडर में तब्दील हो गया है। दोस्तों, ऐसे ही हजारों कहानियां राजस्थान की अनमोल धरोहरों के खंडरों में गुम होती जा रही है। इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि हम इन कहानियों को आप तक पहुंचाएं और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन्हें शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।
आप अगर ऐसी ही कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें इस मेल एड्रेस पर लिख भेजिए। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।